हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम अपना पॉलिटी का तीसरा जो संवैधानिक विकास का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा था उसका ये संवैधानिक विकास का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम 35 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर रहे हैं। एक सेकेंड जी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया। डेट दी हुई है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में नेशनल फ्लैग की एडॉप्शन किस डेट में होती है? 22 जुलाई 1947। और ध्यान रखिएगा, ये हमारी किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कौन सी, टोटल मिला के जो 12 हमारे सेशंस होते हैं उसमें से ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करती है। तो डेट ध्यान रखिएगा, ये तो मस्ट है, 22 जुलाई 1947। मतलब 12 सेशन में से कौन से सेशन में? फोर्थ सेशन में इसने इस नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। अब देखिए, कह रहा है कि हु वाज दी, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी। जो नेशनल फ्लैग जो कमेटी बनती है उसके चेयरमैन कौन बनाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर। तो ध्यान रखिएगा, हमने देखा कि नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक। अब लेकिन देखिए, भारत में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री में कितनी बार फ्लैग कमिटीज़ बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा कि 2 बार हमारी फ्लैग कमिटीज़ की स्थापना की जाती हैं। ठीक है, पहली हमारी जब वो कराची सेशन हमारा 1931 का हमारा कराची सेशन हो रहा होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में नेशनल फ्लैग कमेटी बनती है। दूसरी ध्यान रखिएगा, 23 जून ऑफ 1947 को हमारी एक एड हॉक कमेटी बनती है, जिसका काम होता है नेशनल, मतलब जो कि एड हॉक कमेटी होती है, जो कि हमारी नेशनल फ्लैग कमेटी होती है बेसिकली। ठीक है, जिसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहा होता है? हमारे राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सब इंपॉर्टेंट है कि फ्लैग कमेटी की, देखिए फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट होता है 22 जुलाई ऑफ 1947 को, लेकिन फ्लैग कमेटी की हिस्ट्री की बात करें तो 1931 ऑफ कराची सेशन में हमारी पहली बनती है फ्लैग कमेटी, दूसरी बनती है 23 ऑफ जून 1947 को राजेंद्र प्रसाद की चेयरमैनशिप में, और इसी के बाद हमारे नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हो जाता है जुलाई में, 22 जुलाई ऑफ 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेशनल फ्लैग पे ही कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से आपको पता करना है नेशनल फ्लैग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट आपका कहता है, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन इंडिया ऑन 22 ऑफ जुलाई 1947। देखिए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अभी हमने पढ़ के आया कि 22 जुलाई ऑफ 1947 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया। द व्हील्स इन द नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। देखिए, सभी को पता होगा, ये बेसिक सी चीज़ है। 21 स्पोक्स नहीं, कितने उसमें ये जो कितने स्पोक्स हैं, कितने लाइनें हैं, तो ये 21 नहीं है, 24 हैं, ध्यान रखिएगा। द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। अब पूछ रहा है कि जैसे ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होता है? तो लेंथ और ब्रेथ का हमेशा ध्यान रखिएगा, रेशियो हमारा क्या होता है? 3:2। ठीक है, लेंथ इस टू ब्रेथ का रेशियो होता है 3:2। कभी कभी 2:3 लिख के आता है, लेकिन वो ब्रेथ इस टू लेंथ दिया रहता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें से हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? पहला सही होगा, सिर्फ पहला सही होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है, व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड। अब देखिए, सीधे से ये रटने वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो तीसरी रीडिंग हुई थी उसका स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ था। ये दोनों चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा कि जो तीसरी रीडिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी, इसका स्टार्ट हुआ था हमारा 17 नवंबर
ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी रीडिंग की शुरुआत हमारी कब हुई थी? 17 नवंबर ऑफ 1949 और इसकी कंप्लीशन होती है हमारी 26 नवंबर 1949। 9 दिन देखिए चलती है तीसरी रीडिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 17 नवंबर ऑफ 1949 से लेके स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है हमारी कब? 26 ऑफ नवंबर 1949। तो यहाँ पूछ रहा है कि स्टार्ट हमारी कब हुई थी थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो स्टार्ट हुई थी हमारी 17 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन ए पहला सही लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग को एडॉप्शन, इनैक्टमेंट, पास ऐसी चीज़ों वर्ड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस चीज़ को आइए क्लियर कर लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए कि कंप्लीट कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में दो ही डेट आती हैं। एक आती है एडॉप्ट की, ठीक, एक आती है इनैक्टमेंट की, ठीक। अब एडॉप्ट को ही हम देखिए कंप्लीशन भी कह सकते हैं, कंप्लीट कब हुआ, ठीक, या फिर कह सकते हैं पास कब हुआ। अगली बात देखिए, इनैक्टमेंट को इनैक्टमेंट ही दिया जाएगा जहाँ तक, या इन्फोर्समेंट दिया जा सकता है, ठीक है, इन्फोर्समेंट। तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो है वो कंप्लीट, एडॉप्ट या पास अगर पूछा जाए तो होगा कब हमारा? 26 नवंबर 1949 को होता है। जबकि इफ़ेक्ट में आ जाता है या इन्फोर्समेंट इसका हो जाता है या ये लागू पूरी तरीके से हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 26 नवंबर 1949 हमारी डेट है कॉन्स्टिट्यूशन की किस चीज़ की? हम कह लें कंप्लीशन की, हम कह लें 26 नवंबर 1949 कंप्लीशन की डेट है, एडॉप्शन की डेट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और 26 जनवरी 1950 हमारी किसकी डेट है? इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब से ये हमारा लागू हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया अब, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि फोर्स में कब आया, या फिर हम पूछ लें इसका इनैक्टमेंट कब से हुआ, इन्फोर्समेंट कब से हुआ, इन्फोर्समेंट कब से हुआ। तो इन्फोर्समेंट हमने देखा कि 26 जनवरी ऑफ 1950 को हो रहा है, जबकि 26 नवंबर 1949 को हो रहा था उसका कंप्लीशन या एडॉप्शन, या पास कर रहे थे हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। देखिए आपसे कह रहा है कि लास्ट मीटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की कब हुई थी। ऑप्शन दिए हैं 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1949, 25 जनवरी 1950, सॉरी 24 जनवरी 1950 लिखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसकी डेट क्या थी। तो ध्यान हम रखिएगा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल हमारी 12 मीटिंग्स हुई थी। अब देखिए ध्यान रखिएगा जो हमारा 26 नवंबर 1949 जो अभी हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, जो डेट ऑफ पासेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी, यही हमारी लास्ट सेकेंड लास्ट मीटिंग बेसिकली कह लीजिएगा, ठीक है। वर्किंग मीटिंग हमारी लास्ट थी, लेकिन वैसे सेकेंड लास्ट मीटिंग थी। और ध्यान रखिएगा ये सेकेंड लास्ट मीटिंग मतलब 11th मीटिंग थी, और जो 26 ऑफ जनवरी, माफ़ करिएगा 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा इन्फोर्समेंट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके 2 दिन पहले मतलब 24 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा लास्ट या फिर 12th मीटिंग होती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसका काम क्या होता है? देखिए कोई वर्किंग मीटिंग नहीं होती है, इसमें काम क्या होता है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होते हैं वह 24 जनवरी 1950 को अपना क्या करते हैं? सिग्नेचर जमा करते हैं। तो क्या करते हैं? अपने सिग्नेचर को सबमिट करते हैं 24 जनवरी और 1950 को, और यही डेट हमारी क्या बनती है? लास्ट मीटिंग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेट।
ध्यान रखिएगा 24 जनवरी ऑफ 1950, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है जनवरी 26 वॉज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी को ही हमारा डेट क्यों चुना गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का इनॉग्रेशन का दिन चुना जाए? कारण देखिए यहाँ पे लिखे हैं, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एट द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942। सी है इट वाज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे। डी है नन ऑफ द अबव। अब देखिए 26 जनवरी के संदर्भ में सब किसी को पता होगा, हमारा कांग्रेस का एक सेशन होता है कांग्रेस का एक सेशन होता है 1929 का। 1929 बेसिकली दिसंबर 1929 का होता है लाहौर सेशन, जिसमें हमारे पूर्ण स्वराज की मांग होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस सेशन में होती है, तो कांग्रेस सेशन लाहौर सेशन में होती है ऑफ दिसंबर 1929 में पूर्ण सेशन की हमारी माफ़ करिएगा पूर्ण स्वराज की मांग होती है। और जनवरी 26 को इसी दिन हमारा डिसाइड किया जाता है कि इंडिपेंडेंस डे हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे ऑब्ज़र्व करने का जो थॉट है वो इसी दिन आता है हमारे लाहौर सेशन ऑफ दिसंबर 1929 में। तो उसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एट द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया हुआ है? ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल या इंडियन पार्लियामेंट। तो देखिए बहुत बेसिक सा थोड़ा समझ वाला क्वेश्चन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन कौन करता है? देखिए जिसने इसकी जिसका काम दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना, वो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और यही अडॉप्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे भारत में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन अभी हमने देख ली कि 26 नवंबर ऑफ 1949 को हो रही है, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि इन्फोर्समेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाता है 26 जनवरी ऑफ 1950, एक महीने बाद। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन, पिछला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें बस बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। वही पूछ रहा है कि किस डेट में अडॉप्ट होता है। देखिए सेम क्वेश्चन है 26 जनवरी ऑफ 1949 को। ध्यान रखिएगा वो तीनों वर्ड एडॉप्शन, पासेज या फिर एडॉप्शन पास करना, या फिर अभी हमने क्या बोला था, कंप्लीट होना। हाँ, कंप्लीट हमारा हुआ है 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा इंडिया का कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया हमारा सेलिब्रेट कब होता है? ऑप्शन है आपके 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। ऑप्शन ई है, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जा रहा है जिस दिन एडॉप्शन होता है, ना कि हम इन्फोर्समेंट की बात करें। एडॉप्शन होता है हमारा 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर ही हमारा सेलिब्रेट होता है कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। अब देखिए पूछ रहा है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम सभी को पता है कि हर एक मेंबर 1 मिलियन या फिर 10 लाख कह लें लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। बी आर अम्बेडकर को कहाँ से, किस प्रोविंस से, किस जगह से चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में?
तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे 1946 में जो इलेक्शन हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए, उसमें बी आर अम्बेडकर को पहले हमारे बंगाल से चुना गया था। लेकिन देखिए पार्टीशन होने के बाद उनको देखिए बेसिकली हमारे ईस्ट बंगाल से, हमारे जो बी आर अम्बेडकर हैं, एक सेकेंड रुकिए कर्सर खो गया जी, जो बी आर अम्बेडकर हैं ये हमारे 1946 के जो इलेक्शंस हो रहे थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जा रही थी, इनमें इनको किस प्रोविंस से इलेक्ट कर लिया गया था, ईस्ट बंगाल से। लेकिन बाद में होता क्या है, पार्टीशन के चलते ईस्ट बंगाल तो हमारा बांग्लादेश बन जाता है, या फिर पाकिस्तान कह सकते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है। बाद में इनको किस प्रेसिडेंसी से किस जगह से इनको इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वो इलेक्ट किया जाता है इनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, ध्यान रखिएगा। जी एक बात यहाँ पे और ध्यान रखने वाली है, आपसे देखिए पूछा जा सकता है कि बी आर अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से भर रहे होते हैं तो उस सीट को वेकेंट कौन छोड़ता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट को वेकेंट कौन छोड़ता है, वेकेंट होती है रेजिग्नेशन किसके बाद, एम आर जयकर होते हैं, उनकी सीट छोड़ने के बाद वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सीट खाली हो जाती है, यहाँ से बी आर अम्बेडकर लड़ते हैं। लड़ते क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा बी आर अम्बेडकर का नाम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन हेड रहे। अब देखिए इन्हीं बी आर अम्बेडकर के बारे में पूछा जा रहा है कि इनका ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ क्या है। जिसको याद होगा, नहीं याद होगा जान लीजिए। 14 अप्रैल 1891 को हमारे बी आर अम्बेडकर का बर्थ होता है। 6 दिसंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर की डेथ हो जाती है। तो 65 साल के लिए हमारे बी आर अम्बेडकर जीते हैं। और सभी को पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड होते हैं बी आर अम्बेडकर। तो 1891 में हमारे इनका जन्म हो रहा है बी आर अम्बेडकर, 1956 में इनकी डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इन विच ईयर वॉज द जनगण मन एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। देखिए किस ईयर में हमारे जनगण मन को एडॉप्ट किया गया एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसके फिर रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है कि जनगण मन को एडॉप्ट कब किया गया एज नेशनल एंथम। ऑप्शन है आपके 1948, 49, 50, 51। तो ध्यान रखिएगा अभी हमने बात की जो 12 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स हो रही थी, उसमें जो हमारी 12th मीटिंग थी जिसमें हम सबमिशन ऑफ सिग्नेचर्स लेते हैं ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये होती है हमारी डेट 24 जनवरी 1950 को। इसी के 2 दिन बाद 26 जनवरी को क्या होता है, इनैक्टमेंट हो जाता है, इन्फोर्समेंट हो जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो 24 जनवरी ऑफ 1950 की डेट है ये हमारी लास्ट मीटिंग होती है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और इसी लास्ट मीटिंग में एडॉप्शन होता है जनगण मन का एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 24 जनवरी ऑफ 1950 को, या फिर हम कह लें लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एडॉप्शन हो जाती है जनगण मन एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द स्टेट एम्बलम वॉज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। देखिए हमारा जो स्टेट एम्बलम है सभी को पता होगा, स्टेट एम्बलम हमारा क्या है, चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। स्टेट एम्बलम जो हमारा अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसकी डेट क्या है, कब अडॉप्ट किया गया है, 15 अगस्त ऑफ 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो ध्यान रखिएगा हमारा
स्टेट एम्बलम जो कि अशोकन पिलर या सारनाथ पिलर जिसे कहते हैं, ठीक, अशोकन पिलर है, ठीक, और ये कहाँ पर है? सारनाथ में है। तो ध्यान रखिएगा हमारा 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को जो हमारी डेट बनती है इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इसी डेट को हम क्या करते हैं, स्टेट एम्बलम को, देखिए जिस दिन पूरी तरीके से बन के लागू हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन तो हम स्टेट एम्बलम भी एक तरीके से अडॉप्ट करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, दो स्टेटमेंट है आपके, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा या दोनों सही होंगे। पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है द डिस्कशंस इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला स्टेटमेंट बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन अ यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर रहा है। देखिए इसकी हमने बात अलग से की हुई है वीडियो में, आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही हमारा क्या आता है। देखिए सबसे पहली बात, हाँ, हमने तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वीडियो की बात की हुई है, जिसमें हमारी थर्ड राउंड टेबल की कॉन्फ्रेंस जो होती है लंदन में, तीनों ही एक्चुअल में हमारी लंदन में हो रही होती हैं। थर्ड हमारी एंड होती है दिसंबर 1932 में लगभग। तो इसी में थर्ड जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें डिसाइड होता है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, जो कि बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से बेस भी बन जाता है। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं, जैसे कि डायर की हमारी सेंटर में भी लागू हो जाती है। और बाकी ध्यान रखिएगा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ही हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जाती है। ये तो ध्यान रखिएगा हमारा 1935 का एक्ट ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का बेस बनता है, और यही इसी के बाद ही देखिए यही हमारा बेस बनता है 1937 में हमारा बर्मा से डिवीज़न भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में हमारा कारण बनता है, जिसमें डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। और फिर देखिए 1935 एक्ट ही हमारा बेसिस बनता है ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का। ऑल इंडिया फेडरेशन देखिए दोनों ही प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से मिलकर बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, दो स्टेटमेंट और रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपका बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ द कंट्री। देखिए स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही ठीक है। रीज़न आपका कहता है इट इज़ नोन और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए स्टेटमेंट और रीज़न का क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट को रीज़न को स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक। देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सारी ही तरह की जो नेसेसिटीज़ हैं कंट्री की, उस नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए हर एक स्टेप पे वो डिफ़ाइन किया गया है, और बाकी अमेंडमेंट्स को भी रखा गया है कि फ़र्दर फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आए या जो भी चेंजेस हों वो अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हो सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा देखिए, लेकिन इसका रीज़न हमें दिया हुआ है इट इज़ नोन और कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब सीधा सा है कि हमने बहुत सारे कंट्रीज़ की हेल्प ली हुई है, बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस लिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं हम। बाकी देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हर तरह की नेसेसिटीज़ या हमारे हर तरीके के
एक हमारे इंडियन सोसाइटी में हर तरह के उसके नेसेसिटी की बात कर रहा है, लेकिन देखिए इसका ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं बनता है कि इसको हमने कहीं से भी अडॉप्ट किया हुआ है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए बोथ हमारा ए स्टेटमेंट भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये सही इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन आपका हमारा क्या सही हो जाएगा, बी, कि ए और आर दो बोथ ट्रू हैं लेकिन वो सही उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है deferment of adult franchisee for 15 years was advocated in the constituent assembly by। ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए एडल्ट फ्रेंचाइजी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने में एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज़ करने का कि देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज़ करके इलेक्शन कराने के पक्ष में कौन कौन था। हमारे पक्ष में थे राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन हमारे एडल्ट फ्रेंचाइजी के सपोर्ट में था, तो राजेंद्र प्रसाद और JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करने के पक्ष में थे, जबकि इसकी 15 साल के लिए डिफर्टमेंट की या फिर डिले की एडवोकेसी या फिर इनकी कोशिश कौन करता है कि ऐसा काम ना हो पाए, और ऐसा अल्टीमेटली नहीं भी हो पाता है। देखिए एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू कोई भी नहीं हुआ, इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के थ्रू होते हैं जो पर्टिकुलर स्टेट्स की होती हैं। तो इसमें देखिए हमारी जो एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात जो सपोर्ट कर रहा होता है वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, जबकि इसके अगेंस्ट कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा इसके अगेंस्ट होते हैं हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है कि रीज़न शुड सेटिस्फाई योर स्टेटमेंट। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सभी को पता है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री होने का कारण है कि यहाँ पीपल जो हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने मेंबर्स को। ठीक, रीज़न है इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। देखिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा है। देखिए इसको इस टाइप के क्वेश्चन आपको खुद ही कर लेने होंगे, इसमें कोई ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक, ये लॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाँ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। देखिए ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइज दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि किसकी ऐसी अवधारणा थी दिमाग में कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको इंडिपेंडेंस पाने के बाद एज अ पॉलिटिकल पार्टी प्ले नहीं करना चाहिए, अब काम छोड़ देना चाहिए। और क्यों ऐसा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम था सिर्फ इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। तो ऐसी अवधारणा हमारी कौन रखता है, ऐसी अवधारणा हमारे रखते हैं महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी का ऐसा सोचना होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिकल पार्टी जैसा प्ले नहीं करना चाहिए, अब इसको खुद को समाप्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया की पार्टीशन के समय हमारे भारत के पार्टीशन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। देखिए क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान रखिएगा बस हमारा कि पार्टीशन के समय हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था। JB कृपलानी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पार्टीशन के समय। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, अब देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे स्टेटमेंट वाइज होंगे कि हमारे इंडिपेंडेंस के समय में किस इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने ऐसा बोला।
अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अपने नेशनल के मतलब अपने थॉट को प्रमोट करने में या फिर अपने पार्टी की सोच आगे रखने के चक्कर में जो फाउंडिंग फादर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रहे थे, इन्होंने माइनॉरिटीज़ को के इंटरेस्ट को नहीं देखा या फिर इग्नोर किया। ऐसी सोच किसकी थी? तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट ही वैसे ध्यान रखिएगा, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशन। तो ये सेंटेंस हमारा किसके द्वारा बोला गया था? ऑप्शन है आपके मॉरिस जोन्स, हार्डग्रेव जूनियर, अलेक्जेंडर रोविट्स, आइवर जेनिंग्स। तो ध्यान रखिएगा, आइवर जेनिंग्स के द्वारा ऐसा बोला गया कि जो फाउंडिंग फादर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रहे, उन्होंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नहीं देखा या फिर इग्नोर किया। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, माफ़ करिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ऐसा इस कथन किसके द्वारा बोला गया? देखिए, कांग्रेस ही भारत थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मैक्सिमम कांग्रेस थे, तो ऐसा कथन किसके द्वारा बोला गया? ऑस्टिन, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ऐसा कथन किसका था? हमारे ऑस्टिन का, ठीक है, जो उस समय के हमारे हिस्टोरियन रहे थे। इनका पूरा नाम ग्रैनविल ऑस्टिन रहा था। फिर देखिए अगला ऐसे ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, किसने भारत के बारे में कहा? देखिए सही बात है कि इंडिया हमारा एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, ठीक, फेडरलिज्म की इसमें अवधारणा है, लेकिन पूरी तरीके से फेडरलिज्म फेडरल स्टेट नहीं है, रिपब्लिक स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, माफ़ करिएगा, रिपब्लिक स्टेट तो है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक। देखिए फेडरल स्टेट होने का मतलब है कि सेंटर को पावर देना, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ क्वाजी फेडरल स्टेट, ऐसा कथन किसके द्वारा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच जे लास्की, केसी वेयर। तो ध्यान रखिएगा, केसी वेयर के द्वारा हमारा ऐसा बोला जाता है। ये देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इंडिया को क्वाजी फेडरल किसके द्वारा बोला जाता है? केसी वेयर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलियन थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डेज। देखिए क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले, हमारे 1947 से पहले की बात कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले किसने लाया? ऑप्शन आपके एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि स्वराज पार्टी नाम की जो पार्टी 1923 की बनी हुई थी, ठीक है, इसका 1934 में रांची में एक सेशन चल रहा होता है, ठीक है, इसी में एम एन रॉय प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो एम एन रॉय के द्वारा ये सजेशन दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि एम एन रॉय के द्वारा, देखिए सबको पता होगा कि एम एन रॉय के द्वारा पहला आइडिया दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होने का, लेकिन कहाँ पर दिया जाता है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, स्वराज पार्टी के 1934 के रांची सेशन में। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी चुका है, सभी क्वेश्चन आ चुके हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं, सारे पिछले साल के ही क्वेश्चन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखिए टोटल पूछ रहा है कि कितनी वुमेन मेंबर्स रही थी, तो उसको ध्यान रखिएगा, हमारी वुमेन मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म की गई थी उसमें कितनी थी? 15। तो ध्यान रखिएगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वुमेन मेंबर्स रही थी 15। अब देखिए कुछ अगर इम्पॉर्टेंट लेडीज़ की बात कर लें तो सरोजनी नायडू सबको पता होगा,
सरोजिनी नायडू एक मेंबर थी। देखिए एक जी दुर्गाबाई देशमुख थी, जी दुर्गाबाई देशमुख। देखिए आपसे पूछा जा सकता है एक दो नाम, हंसा मेहता थी, हंसा मेहता हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। कमला चौधरी थी, लीला रॉय थी, कमला चौधरी थी, लीला रॉय थी। और देखिए रोनिका मालती चौधरी भी थी, राजकुमारी अमृत कौर भी थी, ऐसे ही दो चार पांच लोग और थे, यही थे। देखिए हाँ एक और इम्पोर्टेंट नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, इनको ध्यान रखिएगा, इनके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो बताइएगा। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, इनको अलग ध्यान रखिएगा। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, विजय लक्ष्मी पंडित हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेंबर थी और टोटल मेंबर हमारी 15 थी। अगला देखिए क्वेश्चन आपका कहता है हु स्पीक्स ऑफ इंडिया, इंडिया सेल्फ लैंड सोशल पब्लिक। अब देखिए एक स्टेटमेंट है हमारा, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज़ अ टाइनी रिपब्लिक। हमारे जो गांव हैं या जो रूरल सिस्टम है भारत के, वो छोटे छोटे गणराज्य हैं। ये स्टेटमेंट किसका था? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांव को गणराज्य बोलना ये किसके द्वारा बोला गया ब्रिटिशर्स में से। ऑप्शन है आपके चार्ल्स मेटकाफ, बर्क, मिल, कनिंगम। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में देखिए रूरल का बहुत महत्व है, रूरल सिस्टम का, रूरल विलेजेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। गांधी जी ने हमेशा इसका महत्व दर्शाया। तो हमारे भारत में जो गांव हैं या रूरल सिस्टम जो हैं, जो गांव हैं बेसिकली उनको छोटे छोटे गणराज्य बोला किसके द्वारा गया? तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स मेटकाफ नाम के हमारे गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, सबको पता होगा चार्ल्स मेटकाफ हमारे गवर्नर जनरल बने थे, इनके द्वारा ये बोला गया था, इनके द्वारा ये बोला गया कि जो हमारे भारत के गांव हैं वो छोटे छोटे गणराज्य हैं, ये चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा बोला गया। अगला देखिए आपका क्वेश्चन कहता है द स्टेट्स एंड द, ये आखिरी क्वेश्चन देखिए आपका है इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है द सेंट्रल एंड द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम। देखिए जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, देखिए सीधा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार दो बार आया हुआ है, आरओ में भी आ चुका है, ठीक है, पीसीएस प्री में भी आ चुका है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कहाँ से पावर डिराइव करते हैं? ऑप्शन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए बहुत बेसिक सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर कहाँ से डिराइव करते हैं? भाई पावर वहीं से डिराइव करेंगे जहाँ पे पावर डिफाइन होंगी। पावर हमारी डिफाइन होंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही हमारे पावर डिराइव करेंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों। देखिए ये सारी हमारी इम्पोर्टेंट बातें थी हमारे संवैधानिक विकास से लेके जो भारत में जितने भी हुए थे और जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी आज तक हमने डिस्कस कर ली इसमें। धन्यवाद।